Hello everyone, good afternoon. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, बच्चे. अभी start करते हैं. Within 1 minute we'll be starting. I'll be sharing my screen. It's a repeat class of what was done yesterday. ठीक है? तो जिन्होंने attend कर लिया, it's a revision class, and those who have not, it's a new class. Screen दिख रही है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. चलो, let's start with those who haven't attended yesterday's class. ठीक है? हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ये पूरा सेल का मॉडल है. ठीक है? सेल इस तरह डिवाइड करता है. दिस इज द फर्स्ट फिगर. ठीक है? ये फर्स्ट फिगर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ एंड सो ऑन. ठीक है? अब मुझे बताओ कि फर्स्ट इज समथिंग जिसमें सेल को सिग्नल मिला है दैट इट हैज टू स्टार्ट डिवाइडिंग इटसेल्फ. ठीक है? सो द फर्स्ट थिंग इट विल डू इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाएगा और सारे के सारे क्रोमोसोम बाहर आ जाएंगे. जो बोल रहे हैं. हाँ बच्चे, एम आई नॉट ऑडिबल? You are audible. Yes, ma'am, audible. किसको मेरी आवाज नहीं आ रही बच्चे? मैम अब आ रही है वो. सॉरी मैम, मेरा माइक कनेक्ट नहीं था. कोई प्रॉब्लम. ठीक है? नाउ द सेल नोज दैट इट हैज टू स्टार्ट डिवाइडिंग. तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो उसने डिसॉल्व कर लिया. सिंपल सा पहला स्टेप. उसके बाद जो उसके अंदर क्रोमैटिन मटेरियल बैठा हुआ था व्हिच वाज जस्ट लाइक ऊन का गोला, अब उसको पता चल गया कि मुझे अब अपने असली शेप में आना है. दीज आर द क्रोमोसोम्स इट विल बी फॉर्मिंग इन द पेयर ऑफ 23. पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स बना लेगा. लेकिन अगर ध्यान से फिगर को देखा जाए, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन सेकंड एंड थर्ड फिगर. इस वाले ट्रांजिशन स्टेट में जब ये ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम सेकंड टू थर्ड, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन टू, जो कि फिजिकली विजिबल नहीं होता बट समथिंग इज हैपनिंग क्योंकि दोनों चीजें सेम लग रही है. लेकिन ऐसा क्या डिफरेंस हो रहा होगा 2 और 3 में जिसके बाद फोर्थ स्टेप आ जाता है? रेज योर हैंड दोज हु नो. जिन्होंने क्लास अटेंड करी है दे जस्ट लिसन, जिन्होंने नहीं करी ट्राई एंड आंसर. हाँ जितांशु बोलो. मैम ये इसमें मैम एक सीक्वेंस में अरेंज हो रहे होंगे मैम. ठीक है. एक पर्टिकुलर सीक्वेंस. ओके. अर्चित. मैम डबल हो रहे हैं. एग्जैक्टली. ठीक है? अभी हमने बात करी एनी फॉर एनी सेल टू फंक्शन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज रिक्वायर्ड. ठीक है? अब मुझे पता है, कहीं ना कहीं सेल को भी पता है कि वो फर्दर 2 में डिवाइड होने वाला है. उसे ये पता है कि अगर मैं डिवाइड हो गया तो मेरे जो 23 है वो हाफ में डिवाइड होगा कैसे. किसी में 12 चला जाएगा, किसी में 11 चला जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि हर सेल को फंक्शन करने के लिए 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जरूरत है ही है. And when we are talking about 23 pair of chromosomes, we are referring to human beings. आप किसी और ऑर्गेनिज्म को ले सकते हैं, जैसे कोई एंट है या कोई स्नेक है, उसमें अलग पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे. जैसे किसी मॉस्किटो को ले लो तो हो सकता है उसके अंदर 6 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ही रिक्वायर्ड हो. राइट? So when we are talking about 23 pair of chromosomes, we are referring to human beings. तो 23 पेयर को उसको 46 बनाना पड़ेगा और वो इस स्टेज में होता है. जब वो यहाँ से यहाँ जा रहा होता है, इट इज द टाइम व्हेन इट डिवाइड्स 23x. मतलब मान लो ये x जो बने हैं ये 3 है तो वो इन्हीं x को 6 में बना लेगा.
उससे क्या होगा, जब वो यहाँ पे अरेंज होंगे देन जितांशु उस स्टेप के बाद वो अरेंज होना शुरू होते हैं और उसके बाद वो फर्दर डिवाइड हो जाते हैं। ये 23 पेयर यहाँ चले गए, 23 पेयर यहाँ चले गए। ठीक है, दिस इज हाउ द प्रोसीजर या जो भी इनका प्रोटोकॉल है वो सेल का फॉलो हो रहा होता है। इट इज सेम अक्रॉस ऑल सेल्स। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम टू सेल्स जो कि अलग होते हैं। कौन से ऐसे सेल होते हैं जिसमें ये वाला प्रोसेस हो रहा होता है लेकिन साथ में कुछ और भी होता है जिसको मियोसिस बोल देते हैं? कौन से ऐसे सेल होते हैं जिसके अंदर सिंपल माइटोसिस नहीं होता है? ये माइटोसिस प्रोसेस है। एनी आइडिया? जॉब हमारे सेल्स, बोलो। जो जॉब सेल्स। ठीक है, हम उसको गैमीट्स कहते हैं। सेक्स सेल्स को गैमीट कहते हैं। सेक्स सेल्स कौन से होते हैं? यू हैव ओवम एज वेल एज स्पर्म। उनके अंदर मियोसिस प्रोसेस हो रहा होता है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि उसमें अलग क्या हो रहा होता है। उसको डिटेल में पढ़ने के लिए हमें हेरिडिटी चैप्टर करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए इस चैप्टर में हम इसको समझ लेते हैं कि माइटोसिस हो रहा है। ये हमारे सेल हैं जो सिंपल माइटोसिस कर रहे हैं, अपना क्रोमोसोम को डबल कर लिया, डिवाइड कर लिया और दो डॉटर सेल बन गए। एक डॉटर सेल ये रही नंबर 1 और दूसरी डॉटर सेल ये। तो अब इस सेल की एंटिटी खत्म हो चुकी है, अब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसकी जगह दो न्यू सेल्स बन गए 1 एंड 2 और दोनों के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, अर्चित जो रेज योर हैंड, बोलो बच्चे। यस मैम, एक क्वेश्चन हम्म, मैम, पर जैसे जो गैमीट्स होते हैं उनमें भी तो सेल डिवीजन के लिए माइटोसिस तो चाहिए ही एग्जैक्टली चाहिए होता होता है। है। यस मतलब मैम, तो मतलब उसमें सिर्फ मियोसिस नहीं होता ना? नहीं, उसमें क्या होता है, जो आपके गैमीट्स होते हैं ना, गैमीट्स के अंदर मान लो दो माइटोसिस होते हैं। वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उसको आप मियोसिस बोल देते हो, लेकिन वो लंबा प्रोसेस है, उसको हम अगले चैप्टर में करेंगे। लेकिन अभी के लिए मान लो एक सिंपल माइटोसिस है जिसमें आपके 23 पेयर्स को डिवाइड, पहले मल्टीप्लाई होते हैं फिर वो डिवाइड हो जाते हैं दो सेल के अंदर। ठीक है, दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग। ओके अंडरस्टूड? मैम। हाँ, यस प्रतिष्ठा मैम। पूछो। मैम अगर 23 जैसे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं तो वो सब एक्स होते हैं, बट ये फिगर में वाई भी हैं। मेल में एक वाई होता है बट वैसे बाकी सारे एक्स हाँ हाँ होते हैं। एग्जैक्टली ऐसे होता है, एक्स भी नहीं होते। देखो असलियत में एक क्रोमोसोम दो क्रोमैटिन से बना होता है। क्रोमैटिड्स कहते हैं उनको, क्रोमैटिड्स, सॉरी, क्रोमैटिड। ये एक्स देख रहे हो ना, इस एक्स को इस तरह देखो, एक मेल से आया हुआ है एक फीमेल से आया हुआ है, राइट? तो वो क्रोमोसोम कहलाता है। लेकिन ये जो एक सिंगल साइड अगर आप उल्टा सी देखो या सीधा सी देखो, इसको क्रोमैटिड कहते हैं। ठीक है, इस सिंगल चीज को क्रोमैटिड बोला जाता है। ये फर्दर आगे जाके और अपने डिविजन्स बना लेता है और ये दोनों साथ मिलके एक एक्स फॉर्म ले लेते हैं। होते नहीं है एक्स, असलियत में शेप उनकी इस तरह होती है। वो दोनों साथ मिल जाते हैं क्योंकि उनको डिवीजन प्रोसेस करना है, तो वो साथ मिलकर एक पेयर बन गया, तो वो इस तरह का एक्स दिखता है। और जिसके बारे में आप बात कर रहे हो वो गैमीट्स के क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए वो एक ऐसा एक्स दिखता है और एक ऐसा आधा एक्स दिखता है। वो आधा एक्स होता है, वो वाई की शेप लगती है, इसलिए उसको वाई कह दिया जाता है। एंड यस, males have x and y as a combination and females have x and x as a combination. ठीक है, तो मैम मेल्स फीमेल्स में दोनों में सेक्स सेल्स के अलावा एक्स वाई दोनों हो सकते हैं। हाँ अब देखो कैसे मैं इसको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, नहीं, आप अगर फीमेल बॉडी है तो उसके अंदर सारे एक्स 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 होंगे, 23 के 23 एक्स एक्स है। ठीक है, लेकिन जो मेल बॉडी है उसके अंदर सारे के मतलब जितने भी 22 है वो तो एक्स की फॉर्म में होंगे, लेकिन जो हर सेल के अंदर 23rd पेयर होगा, हर सेल के अंदर जो 23rd पेयर होगा ऊपर से लेके नीचे तक, वो एक्स और वाई का होगा। ठीक है, देखो इस चीज को वाई क्यों माना गया, इसलिए माना गया, फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज करके बता देती हूँ। जैसे ये एक्स है और ये ऐसा वाई है, अब इसको तोड़ के देखो, इसको ऐसे तोड़ के देखो तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। जो मेल से आता है ना, जो मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो आधा ही क्रोमोसोम होता है। एक फीमेल का पार्ट है एक मेल का पार्ट है, इसमें भी एक फीमेल का पार्ट है एक मेल का पार्ट है। तो जो बॉय बनाने के लिए जो क्रोमोसोम की जरूरत होती है वो आधा ही होता है, इसलिए वो वाई की तरह, जब वो साथ मिल जाते हैं तो वो वाई की तरह दिखते हैं। ठीक है,
लेकिन होते ही इंडिविजुअल क्रोमैटिड्स है। ये बहुत हायर क्लासेस में पढ़ोगे, 11th 12th में इसके बारे में ज्यादा पढ़ोगे, पर अभी के लिए इतना जान लो कि वो हाँ वो एक्स वाई होते हैं। ठीक है, ओके मैम। किसी को और कोई डाउट या समझ में आ गया? एनी मैम आ डाउट? गया। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया। एक बार ही क्रोमोसोम डीएनए समझ में आ जाता है ना, तो इजी रहता है चैप्टर को समझने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वाली स्लाइड पे चलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग तरह के होते हैं। किसी ऑर्गेनिज्म को एसेक्सुअल का मतलब है सिंगल पेरेंट, मेल हो फीमेल हो क्या फर्क पड़ता है, सिंगल पेरेंट से ही क्लोन बनता जाएगा, रिप्रोड्यूस होते रहेंगे, नए नए सेल्स बनते रहेंगे। अब हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं? एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, हमारी आई के जो सेल है वो कहीं डैमेज हो गया तो नए सेल बनेंगे, तो वो एसेक्सुअली अपने आप को 2 सेल बना लेंगे, 4 सेल बना लेंगे, इस तरह होता है। लेकिन जैसे एक बेबी फॉर्म होना होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से बेबी बनता है, उस प्रोसेस में मेल और फीमेल 2 पेरेंट्स चाहिए होते हैं, उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह देते हैं। ठीक है, तो अब हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट सिनेरियो ले लेते हैं। फर्स्ट सिनेरियो कैसे है? ये सिर्फ ये है कि फेवरेबल कंडीशंस कैसी होती हैं रिप्रोडक्शन के लिए, उस चीज को पढ़ने के लिए देख लें। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल में 10 ग्राम शुगर हमने ले लिया। ठीक है, फिर हमने ले लिया 100 ml वाटर और ईच उठा के ले लिया और उसको एक ग्लास में रखा वार्म प्लेस में 2 घंटे के लिए। तो हमें क्या दिखेगा? हमने लास्ट क्लास में भी किया था कि रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देगा यीस्ट, उसको न्यूट्रिशन मिल गया। अगर मैं इस वाले फैक्टर से शुगर हटा दूं, अगर मैंने शुगर हटा दिया तो क्या पानी में भी यीस्ट रिप्रोड्यूस कर सकता है? सिंपल पानी में अगर आप यीस्ट डाल दोगे तो क्या विल इट रिप्रोड्यूस इटसेल्फ? नो मैम। नो नो। मैम, देखो इस उसको रेस्पिरेशन के लिए चाहिए होता है। न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। देखो उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। देखो इसको सिंपल एग्जांपल देखते हैं। जब ब्रेड मेकिंग एक्सरसाइज हो रही होती है, वो आप आटा लेते हो, ठीक है, उस आटे के अंदर जब आप यीस्ट मिला देते हो तो वो क्या करता है? वो रिएक्ट करता है, वो ग्रो कर जाता है और पूरा का पूरा आटा आप तो जरा सी जगह पे डालते हो, लेकिन थोड़ी देर बाद जब देखते हो तो जो पूरा डो होता है वो फूला हुआ होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड से। ऐसा तो है नहीं कि एक ही जगह यीस्ट में बैठ के पूरा कार्बन डाइऑक्साइड खिला दिया, नहीं। उसको न्यूट्रिएंट मिले, क्योंकि आपके जितना भी वो आपका आटा है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, वो उसको ब्रेक डाउन करेगा, उसको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, तो अपनी कॉलोनी को बढ़ाना शुरू कर देगा, रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। साथ में रेस्पिरेशन प्रोसेस की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता चला जाएगा। क्योंकि वो पूरी ब्रेड में फैल रहा है, इसका मतलब वो रिप्रोड्यूस कर रहा होगा, इसलिए पूरी ब्रेड में फैल गया, ब्रेड फूल गई, क्योंकि उसको ब्रेड में कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट्स मिल रहे थे। लेकिन अगर मैं सिंपल पानी में यीस्ट डाल दोगे तो वो कुछ भी काम नहीं करेगा, उसको कोई न्यूट्रिएंट ही नहीं मिल रहा, वो खाली बैठा हुआ है। ब्रेक डाउन किसको करेगा? शुगर को ब्रेक डाउन करेगा, तभी तो उसकी कॉलोनी आगे बढ़ेगी। सिमिलरली इसी एग्जांपल में अगर आप देखो 100 ग्राम शुगर पानी में डालो, 2 घंटे के लिए रखो, तो आपको दिखेगा कि फोम सा बनना शुरू हो गया है, क्योंकि वो अपने आप को रिप्रोड्यूस भी कर रहा है, साथ साथ रेस्पिरेशन की वजह से CO2 बाय प्रोडक्ट निकल रहा है, जिसकी वजह से इस तरह की झाग बन गई। इस तरह की झाग ही आपके जो ब्रेड होती है उसको फुला देती है। ठीक है, स्वोलन हो जाता है वो इसलिए क्योंकि वो बाय प्रोडक्ट है उनके रेस्पिरेशन का। अंडरस्टूड? सिमिलरली एक और तरह के कंडीशन लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स अलग तरह के हैं। जैसे एक स्लाइस ऑफ ब्रेड ले लिया, ठीक है, उसमें भी अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं। अब उसमें हमने यीस्ट नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, उस जगह उसको गीला करा, ठंडी डार्क जगह, ठंडी और गर्म मतलब सॉरी ठंडी और अंधेरी जगह पे रख दिया उसको थोड़ी देर के लिए, फॉर अ फ्यू डेज। किसी भी ब्रेड पीस को ऐसे रख के देखना, तुम्हें दिखेगा कि ब्रेड कुछ दिनों बाद ऐसी दिखनी शुरू हो गई, इसके ऊपर ब्लैक ब्लैक मोल्ड आ गए। So this is nothing but a species has started reproducing itself because of favorable conditions. एक फंगस था, वो हवा में घूमते रहते, फंगस तो आराम से हवा में घूमते रहते हैं, उनको जहां अच्छा जगह मिलेगी, मॉइस्ट जगह मिलेगी, डार्क जगह मिलेगी, वो वहां पे ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो ब्रेड ने वही न्यूट्रिएंट का काम किया, उसको न्यूट्रिएंट मिले, उसने देखा मॉइस्ट प्लेस भी है, न्यूट्रिएंट्स भी है, डार्क प्लेस भी है, तो इट स्टार्टेड रिप्रोड्यूसिंग इटसेल्फ। तो वो सारा का सारा ब्रेड पे फंगस की तरह फैल गया। तो इट डिपेंड्स कि किस तरह की कंडीशंस होंगी और किस तरह की कंडीशंस में कोई भी ऑर्गेनिज्म थ्राइव करेंगे। ठीक है, इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर जगह पे अगर आप एग्जांपल लो कि वहाँ ड्रॉट सीजन है, ऐसा सीजन है जो मतलब भुखमरी हो चुकी है, वहाँ पे कुछ उग नहीं रहा, एग्रीकल्चर एक्टिविटी बंद हो चुकी है, वहाँ पे खाने पीने का सामान की कमी हो गई है, लोग बेचारे माल न्यूट्रिशन से मर रहे हैं।
तो वहां पे रिप्रोडक्शन रेट, ह्यूमन बीइंग की बात कर रही हूँ, वहां रिप्रोडक्शन रेट ज्यादा होगा या कम? मैम कम। कम क्यों होगा? मैम व्हाट यू हैव आस्क्ड? मैंने ये पूछा कि अगर कोई जगह है जहाँ ड्रॉट जैसी कंडीशंस हो गई हैं एंड देयर इज अ वेरी स्केर्सिटी ऑफ फूड अवेलेबल टू द पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो वहां पे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो होगा वो स्लो हो गया होगा या नॉर्मल रहेगा? स्लो। मैम स्लो हो गया होगा मैम। हाँ, क्यों हुआ होगा? ऐसा क्यों होगा मैम कि क्योंकि slow? उनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिली मैम। एग्जैक्टली, उनके न्यूट्रिएंट इनटेक कम हो गए। देखो फॉर एग्जांपल, किसी लेडी को अगर बेबी कंसीव करना होता है तो शी हैज टू हैव अ वेरी गुड रिच न्यूट्रिएंट रिच डाइट। ठीक है, हम कहते हैं ना कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसे अच्छे से खाना खाना चाहिए, अदरवाइज द बेबी विल बी malnourished एंड देयर माइट बी चांसेस कि अबॉर्शन हो जाए। ठीक है, एंड देयर माइट बी चांसेस कि मिसकैरेज हो जाए बेबी। क्यों? क्योंकि उस जाइगोट को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिल ही नहीं रहे, तो वो सरवाइव कैसे करेगा? दिस इज हाउ इट इज डन। क्योंकि फीमेल बॉडी इतनी कमजोर पड़ चुकी है, उसको न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा, तो इट विल नॉट बी प्रोड्यूसिंग वेरी फर्टाइल एग। उसकी बॉडी से फर्टाइल एग्स नहीं निकलेंगे, और अगर एग्स फर्टाइल नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक प्लेस ही नहीं करेगा, जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन प्रोसेस स्लो हो जाएगा। तो इट डिपेंड्स कि कितनी न्यूट्रिशनल अवेलेबिलिटी है उस एरिया में, जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन अच्छे से फ्लरिश करता है। एंड इवन इफ यू डोंट इवन गो बाय दिस एग्जांपल, तो इस तरह देखो, रेनी सीजन के अंदर ग्रीन ग्रीन एल्गे देखा होगा ना सड़क पे, पेड़ों पे हरा हरा सा चिपक जाता है, लेयर्स लग जाती है एल्गे की, राइट? लेकिन बारिशों के सीजन में ही होता है, क्योंकि बारिशों के सीजन में क्या होता है, बारिश का पानी फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है। ठीक है, उसके अंदर इतने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मॉइस्ट होता है इस टाइम पे एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर इतना ह्यूमिड होता है कि एल्गे के लिए वो फेवरेबल कंडीशन होती है। एल्गे एग्जिस्ट करता है हर जगह, लेकिन तब वो हमारी आंखों के सामने भी दिखने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन आउटग्रो कर जाती है एकदम से, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स कि डिपेंड करता है कि हाउ इज द न्यूट्रिशनल अवेलेबिलिटी एट अ सर्टेन प्लेस, और कितना फेवरेबल कंडीशन है। ठीक है, तो इससे पता चलता है रिप्रोडक्शन किन किन फैक्टर्स से अफेक्टेड होता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन स्लाइड है। जैसे ईस्ट को आप शुगर दे दो ऑक्सीजन की कंडीशन में, ठीक है, देयर इज अ न्यूट्रिएंट हियर इन द फॉर्म ऑफ शुगर, तो वो बाय प्रोडक्ट क्या निकालेगा? CO2 निकालेगा, H2O निकालेगा, अ लॉट ऑफ, एंड 38 ATP। ठीक है ना, एग्जैक्टली, ATP निकलेंगे और फुल फॉर्म में निकलेंगे, फुल एनर्जी निकलेगी। लेकिन अगर आप यही बात करो यीस्ट की, उसको शुगर दिया लेकिन एनारोबिक करवा दी रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर में भी किया होगा तुमने, तो CO2 तो रिलीज हुआ, लेकिन साथ में अल्कोहल भी रिलीज हो गया, इट्स अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, और एनर्जी भी लो, इथेनॉल। ठीक है ना, एथेनॉल ये। ठीक है, समझ में आया? दिस इज जस्ट एन इंफॉर्मेटिव स्लाइड कि कैसे कैसे न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन इफेक्ट करता है। ठीक है, दिस हैज नथिंग टू डू विद रिप्रोडक्शन, बट यस इट हैज समथिंग टू डू विद कि यीस्ट कितना क्या बाय प्रोडक्ट देगा। ठीक है, अब आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। अभी तक तो हमने पढ़ा दो टाइप की रिप्रोडक्शन होती है, देयर इज एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल। लेकिन एसेक्सुअल अपने में भी बहुत टाइप का होता है। द फर्स्ट इज फिजन। फिजन का मतलब बाइनरी फिशन। हम टूटना अमीबा। दो पार्ट्स में अमीबा होना। में होता है। एग्जैक्टली, ठीक है, फिजन का मतलब दो पार्ट्स में टूटना। तो फ्यूजन का मतलब क्या होता है? जो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, न्यूक्लियर के एक्टर, अच्छा चलो, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर फिजन हो रहा होता है या फ्यूजन हो रहा होता है? अगर किसी को रेडियो Ma'am, एक्टिव, can मैम you repeat? फ्यूजन हो रखा है। मैम फ्यूजन होता है। अच्छा फ्यूजन होता है, एनीवन एल्स? फ्यूजन होता क्या है? मतलब फिजन इज समथिंग विच इज ब्रेक डाउन ऑफ अ सर्टेन थिंग इनटू टू। ठीक है, टू नहीं, या मल्टीपल भी हो सकता है। लेकिन फ्यूजन क्या होता है? मैम हम दो दो या चीजों का दो से मिलना। ज्यादा सब्सटेंस को एक साथ जोड़ना हाई एग्जैक्ट, स्पीड पे। ठीक है, जैसे मैम हाइड्रोजन की चेन्स बन के वो रिएक्ट करती है, जिसकी वजह से होता है। ठीक है। फ्यूजन का हमें बेसिक मीनिंग पता है। इसका मतलब कि फ्यूज मतलब पांच छह चीजें, करोड़ों चीजें या दो चीजें मिलके एक चीज बना दें, तो वो फ्यूज हो रही है साथ में।
फिजन मतलब कोई एक चीज या तो मल्टीपल चीजों में टूट रही है या दो ही चीजों में टूट रही है, ठीक है, इट डिपेंड कि वो किस टाइप का ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और मैं इतना बता दूं, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर भी फिजन हो रहा होता है ऑन द यूरेनियम पार्ट। कभी पढ़ना, नहीं भी पढ़ना हो तो एटलीस्ट यू शुड नो कि न्यूक्लियर रिएक्टर इज आल्सो अ फिजन प्रोसेस, इट इज नॉट फ्यूजन। फ्यूजन सिर्फ सन के अंदर होता है, ठीक है, जब दो हाइड्रोजन मिलके हीलियम बना लेते हैं, दैट इज अनदर प्रोसेस। बट when we are talking about fission is something which is breakdown, और न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर भी फिजन हो रहा होता है, ब्रेकडाउन ऑफ यूरेनियम टू रेडियम एंड ऑल, ठीक है। ये तो हमने फिजन पढ़ लिया। फिर आता है फिजन के बाद स्पोर फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो स्पोर्स अपने हवा में फैला देता है, तो वो जमीन पे गिर गए, तो जहां जहां उसे फेवरेबल कंडीशंस मिली और उसके स्पोर्स स्प्राउट हो गए, तो वो एक नया ऑर्गेनिज्म वहीं बन के वापस उग के आ जाएगा, ठीक है। तो इट हैज नथिंग टू डू विद अनदर मेल या फीमेल पार्टनर, उसने खुद के स्पोर्स फेंके और वो स्पोर्स को फेवरेबल कंडीशन मिली तो एक नया ऑर्गेनिज्म ही बन के आ गया, तो इट इज अ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन। एक होता है बडिंग। बडिंग का मतलब आपने अपना ही क्लोन बना लिया, अपनी ही बॉडी से कुछ ऐसा हिस्सा निकाल दिया जिससे वो बड की तरह दिखना शुरू हो गया, ठीक है, एंड नाउ इट इज ऑल टुगेदर अ न्यू ऑर्गेनिज्म इन इटसेल्फ। फिर आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक प्लांट से ही दूसरा प्लांट आ जाता है, दूसरे से तीसरा, इस तरह की चेन बन जाती है। फॉर एग्जांपल स्ट्रॉबेरी प्लांट में ऐसा ही होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से एक स्ट्रॉबेरी प्लांट उगाओगे तो उसकी जो स्टॉक्स होंगी या उसकी मान लो जो स्टेम्स होंगी वो ग्राउंड के अंदर जाएंगी, और जिस ग्राउंड के अंदर गई वहां से एक और न्यू स्ट्रॉबेरी प्लांट निकल के सामने आता जैसे रोज के साथ होता है। है। एग्जैक्टली, ठीक है। बहुत सारे प्लांट्स की स्पीशीज ऐसी होती हैं जो अपने आप को वेजिटेटिवली प्रोपगेट कर लेती हैं, मतलब अपने आप की ही कॉपी बना लेती हैं विदाउट एनी पार्टनर इन्वॉल्व इन बिटवीन। ऑपोजिट सेक्स का पार्टनर उनको चाहिए नहीं होता, वो अपने से ही ब्रायोफिल्म भी ऐसे ही होता है ना। हाँ, ब्रायोफिल्म भी अपनी छोटी छोटी लीव्स बना लेता है अपनी लीफ के ऊपर, उसको भी डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट एन ओवरऑल व्यू ऑफ कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते कितने टाइप के। फिर आता है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या हुआ? अपने आप को फ्रैगमेंट्स में डिवाइड करना है, पार्ट। ठीक है, एंड इज इट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम रीजनरेशन, या दोनों सेम लग रहे हैं? दोनों सेम है या कुछ डिफरेंस है इसलिए अलग अलग लिखा गया है? नहीं पता। एनीवन एल्स जिसको मतलब आइडिया हो कि फ्रैगमेंटेशन और सिंपल इंग्लिश मीनिंग ये बता दो, रीजनरेशन और फ्रैगमेंटेशन में क्या डिफरेंस होता है? एनीवन, किसी को नहीं पता? अच्छा ठीक है। फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है फ्रैगमेंट। जैसे मान लो कि कोई चीज है जो साइड से टूट गई, थोड़ी सी टूट गई, ठीक है, बेचारा कोई एल्गे था या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म था जिसका एक फ्रैगमेंट टूट के नीचे गिर गया किसी भी हिस्से से, मतलब ये नहीं कह रहे कि आधे में टूटा, 1/3 टूटा, 1/4 टूटा, कोई भी रेशियो में उसका छोटा सा हिस्सा टूट के गिर गया, एंड स्टिल फ्रैगमेंटेड होने के बावजूद वो सरवाइव कर जाए, ना वो हेड था ना वो टेल था, वो बीच का कोई हिस्सा था जो टूट गया, वो फिर भी टूटने के बाद सरवाइव कर जाए, वो सारी लिविंग कंडीशंस उसके अंदर हो कि वो सर्वाइवल कर सके अकेले, तो उस चीज को कहते हैं फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। उसने अपने आप को एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने, मतलब उस फ्रैगमेंट ने ही अपने आप को एक नया ऑर्गेनिज्म बना लिया, ठीक है। मतलब वो जो टूटा हुआ हिस्सा था वो भी अपना नया ऑर्गेनिज्म बन गया, और जिस हिस्से से टूटा था उसको फर्क नहीं पड़ा, वो अपना आराम से अपना नॉर्मल लाइफ जी रहा है, ठीक है, तो उसको फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। रीजनरेशन का मतलब होता है जैसे कोई हिस्सा कट के टूट गया, लेकिन आपने उसी वो कट के टूटा हुआ हिस्सा तो अलग हो गया, वो तो डेड हो गया, वो पार्ट डेड हो गया, लेकिन जिस ऑर्गेनिज्म से टूटा था उसने उस हिस्से को रीग्रो कर लिया, ठीक है, उसको रीग्रो कर लिया उस हिस्से को, तो उस चीज को कहते हैं रीजनरेट करना। हाँ प्रतिष्ठा बोलो। मैम रीजनरेशन लिजर्ड्स में होती है ना, टेल के एग्जैक्ट, लिए। बिल्कुल, द बेस्ट एग्जांपल इज लिजर्ड। हमने सुना भी होगा छिपकली की पूंछ कट जाए तो वो दोबारा आउटग्रो हो जाती है, क्यों होती है? क्योंकि इट मैम इज अ, फ्रॉग भी तो होता है मैम। फ्रॉग में भी होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में होता है, अभी हम पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ देखा जाता है ऐसे रीजनरेशन का। इवन इट हैज बीन पॉसिबल, इवन ह्यूमंस में भी ऐसा देखा गया है कि अगर
लैब में वो चीज मेंटेन की जाए टिश्यू मैम कल्चर, यस लीवर मैम, ठीक है। लीवर हो जाते रीजनरेट। हाँ, बहुत सारी चीजों को रीजनरेट किया जा सकता है ऑर्गन्स को, लेकिन हाँ वो बॉडी के अंदर नहीं होते, वो लैब के अंदर कहीं ना कहीं रीजनरेशन के लिए स्टेम सेल्स किए जाते हैं, उनको भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना बेसिक डिफरेंस समझ लो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, विल बी स्टार्टिंग विद फिजन, ठीक है। फिजन हमने बोला ना कोई चीज का टूटना, अब बाइनरी मतलब दो दो चीजों में टूटे या मल्टीपल टूटे, एक ही बात है, टूट ही रहा है वो, जब वो टूट के नई एंटिटी बन रहा है इट मींस इट इज रिप्रोड्यूसिंग इटसेल्फ विदाउट हेल्प ऑफ एनी अदर सेक्स पार्टनर, ठीक है। तो इसलिए ये एसेक्सुअल के अंदर आ जाता है। अब बाइनरी मतलब दो, मल्टीपल मतलब मल्टीपल, एक ही चीज मल्टीपल चीजों में डिवाइड हो। अब इसका बेस्ट एग्जांपल होता है बाइनरी फिजन का अमीबा। लेफ्ट साइड ऑफ द फिगर में देख रहे हो कि अमीबा बना हुआ है, राइट साइड में लेशमानिया बना हुआ है, जिससे काला अगर एक डिसीज है, स्प्लीन का डिसीज होता है वो होता है। ये तो बहुत बेसिक है, मतलब अमीबा देखा, मेरे को पता है अमीबा दो में स्प्लिट हो रहा है, अमीबा मल्टीपल तक नहीं होता, अमीबा दो में स्प्लिट होता है, और फर्दर अगर ये बन गया तो ये फर्दर दो में और स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो दो में ही स्प्लिट होगा। सिमिलरली अगर आप लेशमानिया की बात करो तो वो भी अल्टीमेटली जब एंड तक आते आते दो में स्प्लिट होगी। इन दोनों में डिफरेंस देखो, अमीबा कहीं से भी स्प्लिट हो सकता है, इसको ऐसे भी डिवाइड कर लो, ऐसे डिवाइड कर लो, ऐसे डिवाइड कर लो, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन कि अमीबा को क्या सूटेबल लग रहा है, वो किस एंगल से डिवाइड होना चाहता है। बट व्हेन इट कम्स टू लेशमानिया या जिस तरह की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अमीबा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो इसको पता है ये ऐसे नहीं टूट सकता, इसको पता है ये सिर्फ और सिर्फ अपने वर्टिकल एक्सिस पे ही टूट सकता है, ठीक है, वाई एक्सिस पे ही टूटेगा, ये एक्स पे नहीं टूट सकता, नहीं तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द बॉडी हाउ अ ऑर्गेनिज्म डिसाइड्स टू डिवाइड इटसेल्फ। अमीबा में कोई वो इधर नहीं है, उधर भी उतने ही जाएंगे, उसके ऑर्गन जितने इधर चले जाएंगे, तो वो किसी भी स्टेट में उसको डिवीजन दे सकता है। बट अगर आपकी बॉडी इस तरह ऑर्गेनाइज है तो आप उसी तरह से डिवाइड कर सकते हो और किसी और ओरिएंटेशन में अपने आप को डिवाइड नहीं कर सकते। देन कम्स मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन का मतलब होता है कि अगर ये एक प्लाज्मोडियम है, मतलब मान लो ये उसका एग सेल है, एक तरह का प्लाज्मोडियम एग सेल है, उसने क्या किया, अपने अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस बना लिया, मल्टीपल एक ही न्यूक्लियस को इतने सारे न्यूक्लियस में डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब वो सारे के सारे न्यूक्लियस क्या हो गए, एक तरह से आगे जाके सेल्स बन गए, छोटे छोटे सेल्स बन गए, और फिर फर्दर वो फट गया तो वो सेल्स जाके बॉडी में फैल गए, ठीक है। तो ये प्लाज्मोडियम ही है अंदर जो ये फैल गया। लेकिन प्लाज्मोडियम क्या करता है, प्लाज्मोडियम एक मॉस्किटो के अंदर होता है, मॉस्किटो के स्टमक के अंदर पाया जाता है, और उससे एक डिसीज क्या कॉज होता है, मलेरिया, ठीक है। लेकिन एनी आइडिया मलेरिया होता कैसे है, मतलब क्या फिनोमिना रहता है और वो क्या इफेक्ट करता है मलेरिया, एनीवन? फीमेल मॉस्किटो से होता है, फीमेल एनोफिलिस आई थिंक की, और उनसे वो ब्लड के थ्रू ट्रैवल करके ऐसा सब करता है। एग्जैक्टली, नॉलेज वो ब्लड में ट्रैवल कर जाता है, इट अफेक्ट्स योर लिवर, इट अफेक्ट्स योर ब्रेन एज वेल, ठीक है। तो इसके डिटेल्स में नहीं जाते हैं, बट जस्ट कीप इन माइंड कि अगर मलेरिया कॉजिंग वो है तो उसका भी एक रिप्रोड्यूस करने का तरीका है, ऐसा नहीं है कि कोई मेल प्लाज्मोडियम गया फिर उसके बाद कोई फीमेल प्लाज्मोडियम जाएगा फिर वो डिवाइड करना शुरू करेंगे, नहीं, इट इज ओनली सिंगल पेरेंट विच इज एनफ टू प्रोड्यूस इट्स ओन कॉपी, इसलिए मल्टीपल फिजन में बेस्ट एग्जांपल प्लाज्मोडियम का होता है, ठीक है जी। एनी डाउट अराउंड फिजन, बाइनरी या मल्टीपल फिजन? हाँ प्रतिष्ठा पूछो। मैम जैसे एक डाउट, ह्यूमंस बोलो। मैम जैसे ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक एज या फिर एक स्टेज के बाद ही कैपेबल होता है वो पर्सन, तो फिर मैम ऐसे एसेक्सुअल में होता है? नहीं नहीं, देखो ह्यूमन बींग्स बहुत ही अलग तरीके से बने हुए हैं, अलग तरीके से डिजाइंड है, प्रोग्राम्ड है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। हाँ एक मेच्योरिटी स्टेज जरूर होती है, जैसे हमारे अंदर क्या है, प्यूबिटी कब हिट होती है, अराउंड 12 to 14 ऑफ ईयर्स ऑफ एज, लेकिन प्यूबिटी टर्म सिर्फ ह्यूमंस पे आ जाती है। इनमें क्या होता है, जब इनका एग सेल है वो एग सेल जब मेच्योर कर गया, इट इज ओनली देन कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग इटसेल्फ। जब वो बहुत अर्ली स्टेजेस में है तो वो अपने आप को डिवाइड नहीं कर पाएगा, जब एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म बन जाएगा तब हाँ वो आगे रिप्रोड्यूस कर सकता है। अच्छा हाँ अर्चित बोलो।
मैम जब प्लाज्मोडियम नए सेल्स को बनाता है फिर उसके बाद उनको छोड़ देता है मैम, तो उसके बाद जो प्लाज्मोडियम का जो पेरेंट सेल है वो डेड हो जाता है या वो एग्जैक्टली वापस मतलब अपना आप शुरू मान करता के चलो कि जो पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल नहीं है, एक तरह का एनवलप है जो पेरेंट की तरह काम कर रहा है। उसका सिर्फ ये काम था कि छोटे छोटे बेबीज अंदर बना देना। द मोमेंट द पर्पस इज सॉल्व, तो बस ये बाहर का आउटर लेयर डिसॉल्व हो जाता है, बस द पेरेंट सीज टू एग्जिस्ट, वो खत्म हो जाता है, पेरेंट की आइडेंटिटी खत्म हो जाती है उस टाइम। है। एंड मैम जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं ये भी फिर ऐसे एक तरह से बाद में ऐसे बन जाते हैं पेरेंट। बिल्कुल बिल्कुल, दे कीप ऑन रिप्रोड्यूस, तभी तो मलेरिया फैलता चला जाता है। एक ही जगह होगा तो उसको किल करना कितना आसान है, क्योंकि वो पूरी बॉडी में फैलना शुरू हो जाता है, मतलब इट हैज बीन रिप्रोड्यूसिंग इटसेल्फ, कॉपीज बना रहा है अपनी। हाँ वर्णिका बोलो। थैंक यू मैम। मैम जैसे प्लाज्मोडियम है तो उसके पास कंट्रोल होता है कि वो कब और अपने ऑफस्प्रिंग्स वो करना चाहता है, प्रोड्यूस एग्जैक्टली, करना चाहता है, या फिर नहीं नहीं, इट डिपेंड्स ऑन द फेवरेबल कंडीशन। इसके लिए पूरी कहानी है, मतलब प्लाज्मोडियम ऐसा नहीं कि ब्लड में गया और अपने आप को डिवाइड करना शुरू करता है, इसकी भी खुद की कहानी होती है, क्योंकि मलेरिया कॉजिंग ऑर्गेनिज्म या प्लाज्मोडियम बोल लो, ये पहले अपना टारगेट ऑर्गन ढूंढता है जहाँ पे वो जाके अटैक कर सके, जहाँ के सेल्स को वो इजीली इन्फेक्ट कर सके। उन सेल्स को इन्फेक्ट करने के बाद वो उनसे न्यूट्रिशन खींचता है और उसके बाद ब्लड स्ट्रीम में आता है। तो प्लाज्मोडियम का टारगेट ऑर्गन लिवर होता है। वो पहले ब्लड में, आप जैसे ब्लड में गया, मॉस्किटो ने बाइट की, ब्लड में गया, तो वो एकदम से इन्फेक्शन शुरू नहीं होता है। वो पहले ब्लड स्ट्रीम से लिवर सेल में आएगा, लिवर सेल में अंदर जाएगा, वहां पे फेवरेबल कंडीशंस होंगी, वो उनको इन्फेक्ट करेगा, वहां से न्यूट्रिशन लेगा, तब तक उसका डिवीजन हो रहा होगा उसके न्यूक्लियाई का। फिर जब वो प्रॉपर मैच्योर हो जाएगा तब वो ब्लड स्ट्रीम में आना शुरू होगा। ठीक है, तो वो भी फेवरेबल कंडीशन ढूंढता है। ओके मैम, अंडरस्टूड? ठीक है, थैंक नाउ यू मैम। ओके, वेलकम। नाउ अब हम चलते हैं हाइड्रा, प्लेनेरिया। ये दोनों देखे होंगे, सुने होंगे कि हाइड्रा और प्लेनेरिया दोनों पानी में पाए जाते हैं ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बहुत छोटे छोटे होते हैं, नेकेड आई से दिखना मुश्किल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक व्यू में दिखते हैं। तो ये किसके अंडर आने चाहिए? मतलब दो ऑप्शन देती हूँ, या तो फ्रैगमेंटेशन बोल दो, या रीजनरेशन बोल दो, या बडिंग बोल दो। तीनों में से क्या ऑप्शन इनके लिए बेस्ट सूटेड है? बडिंग। बडिंग। एनीवन एल्स? सब बडिंग के ही तरफ जा रहे हैं? किसी का मैम रीजनरेशन। रीजनरेशन? ठीक है, आई टेक योर वर्ड। रीजनरेशन इज द टर्म सूटेड फॉर बोथ, मतलब हाइड्रा भी रीजनरेट कर सकता है अपने आप को, एज वेल एज प्लेनेरिया भी रीजनरेट करता है अपने आप को। ठीक है, प्लेनेरिया का भी कोई हिस्सा काट दो तो इट विल रीजनरेट इटसेल्फ इनटू अ न्यू एंटिटी। लेकिन हम कहेंगे मैम हाइड्रा तो हमने बडिंग में भी सुना था, तो यस यू आर राइट, हाइड्रा अपना रिप्रोडक्शन मोस्ट प्रोबेबली प्रेफर करता है कि बडिंग के थ्रू हो जाए, बट ऐसा कोई कंडीशन हो गया, जैसे बेचारा कहीं से कट गया, मतलब कट गया बेचारा, या कुछ ऐसा हो गया, तो वो रीजेनरेट भी कर लेता है अपने आप को। तो वो सिर्फ बडिंग करके नया बच्चा नहीं बना रहा, वो अपने आप को भी साथ साथ रीजेनरेट कर रहा है जब उसको कोई नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो दे बोथ फॉल अंडर रीजेनरेशन, बट हाइड्रा ऑल्सो फॉल्स अंडर बडिंग। हाँ जी प्रतिष्ठा पूछो। मैम रीजनरेशन रिप्रोडक्शन के नीचे कैसे आ सकता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन इज नया ऑफस्प्रिंग, बट रीजनरेशन में तो वो हील होके वही, मतलब वो ऑर्गेनिज्म वही रहा। हम्म, इसके लिए ना एक वीडियो दिखाती हूँ जिससे तुम्हें समझ में आएगा कि रीजनरेशन से मेरा मतलब क्यों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ जाता है। दैट विल बी वेरी मच क्लियर व्हेन वी सी अ वीडियो व्हिच आई हैव फॉर यू। किसी और का भी है। इट इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन कि रीजनरेशन मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हुआ, क्योंकि अपने बॉडी पार्ट को तो रीजनरेट कर रहा है। लेकिन जब मैं वीडियो दिखाऊंगा ना, देन यू विल गेट टू नो कि अच्छा इसलिए रीजनरेशन को बोला जाता है। गिव मी अ मोमेंट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। कहाँ गई ये? डू लेट मी नो अगर आवाज आनी शुरू हो जाती है तो। ठीक है, हाय Thick. आवाज आ रही है?
Yes, ma'am. Able to hear. ठीक है, आराम से देख लो वीडियो, देन विल डिस्कस, ठीक है? Smells thick. वीडियो नहीं दिख रही, बस Its आवाज head आ रही। is just a bunch of tentacles. वीडियो नहीं दिख रही? नो वीडियो मैम, नहीं दिख रही पर आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है, गिव मी अ मिनट। अब दिख रही है? Yes, ma'am. अब दिख रहा है हाइड्रा? Surrounding a mouth. और अब आवाज भी आ रही है? बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देख सकते हो आप, ठीक है? विल डिस्कस। No eyes or brain. The whole thing is about as long as a grain of rice. The hungry hydra stretches out its tentacles to snag swimming prey. Microscopic harpoons hook the water flea, injecting it with paralyzing neurotoxins. Then it's down the hatch. The hydra uses those nutrients to make more hydra. Check out this bud. It's a clone sprouting right from the hydra's side. Hydra can reproduce sexually too, but most often they just clone themselves. Chip off the old block. Hydra are constantly regenerating their own bodies too, replacing all of their cells every 20 days. इतनी वीडियो देखी, समझ में आया कि हाउ Yes, इज ma'am. इट Yes, ma'am. आया। एज अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोड्यूसिंग इटसेल्फ। अब क्वेश्चन आता है कि यार इतना तो समझ में आ गया, ये तो बडिंग तो हमें भी पता था, लेकिन इससे ये कैसे पता कि वो रीजनरेट करके भी अपने आप को एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है? दैट इज समथिंग व्हिच हैज बीन इंस्टोर्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास, सो वेट टिल नेक्स्ट क्लास जब मैं वो डिस्क्लोज करूंगी वो कैसे करता है, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you, ma'am. Bye, ma'am. बाय बच्चे। मैम, हाँ बच्चे। मैम एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बच्चे, द क्लास इज अबाउट टू गेट ओवर, इधर रीजॉइन, ठीक है? बाकी यू कैन ऑल लीव, मतलब मैं दोबारा मीटिंग स्टार्ट कर रही हूँ, सो यू कैन जॉइन द मीटिंग वंस अगेन, ठीक है? ओके मैम।